Hello everyone. Today we are going to study Indian polity and governance जून टू दिसंबर करंट अफेयर्स. सो 2023 में जून से लेकर दिसंबर तक जो भी हमारे पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड मेजर टॉपिक्स हैं वो आज हम कवर करेंगे. होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय नेम इज राइनी. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. So first topic is Uniform Civil Code. Uniform Civil Code is a very important issue when it comes for your mains answers. Okay, and even in prelims also. Prelims में क्या होता है, आपको पूछ लेंगे कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड अगर कुछ इशू चल रहा है, इज इट रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड. एंड मेंस में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में लिखने का. सो दैट वे यूनिफॉर्म सिविल कोड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. जुडिशियल पेंडेंसी. वी ऑल नो दैट मोर देन 3 crore cases in current judiciary system is pending, and which is a very dark scenario, क्योंकि अगर इतने सारे पेंडिंग केसेस रहेंगे तो जस्टिस किनको मिल रहा है फिर. अगर 3 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं, मान लीजिए 3 करोड़ लोगों को जस्टिस नहीं मिला है अभी तक. सो आप देख रहे हो 140 करोड़ की जनता, 120 करोड़ की जो जनता है उसमें हमें 3 करोड़ लोगों को अगर जस्टिस नहीं मिल रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक फ्लॉड सिस्टम कहला सकता है जिसे हमें रेक्टिफाई करना है. सो उस इश्यू के बारे में भी हम पढ़ेंगे. फिर डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी के बारे में हम पढ़ेंगे. ईडी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, बट आज जो टॉपिक है उससे हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. आप क्या कर सकते हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मेन्स एज वेल. सो व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पर एक शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है, 1 or 2 पेज का ईडी का, द डिस्कशन विच वी आर डूइंग टूडे. उस डिस्कशन से आप नोट्स बना लो 1-2 पेज का, और ये आपके मेंस के नोट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ये 2024 का जो मेंस आप लिखोगे उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्रीलिम्स का भी आपका उसी पॉइंट्स में केटर हो जाएगा, क्योंकि अब फंडामेंटली आपके ईडी के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. सो हम वो देखेंगे. फिर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल 2023. सो अलग अलग स्टेट्स से जुड़ के कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनेंगी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. उसका अमेंडमेंट बिल आ रहा है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. फिर सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसे हम रिवाइज करेंगे आज. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सिविल कोड. The call for uniform civil code is generating apprehensions regarding religious rights and personal laws, especially as the Supreme Court examines the religious freedom remains unconclusive. सो जो हमारा UCC है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. UCC है क्या? It is the proposal of creating a standardized set of civil laws applicable to all citizens of the nation, irrespective of their religion or cultural backgrounds. So मान लीजिए आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, पंजाबी हैं, सिख मतलब पंजाबी, ईसाई हैं, ठीक है, आप किसी भी रिलीजन से हैं, आपके लिए एक फिक्स सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, आपके लिए फिक्स लॉज रहेंगे जिसके थ्रू आपके रिलीजियस रीड्स को एग्जामिन किया जाएगा. तो दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड. The underlying principle of UCC is rooted in the ideas of equality and consistency in legal treatment, aiming to replace existing personal laws based on religious practice. So अभी क्या हो रहा है ना, अलग अलग रिलीजन के अपने अपने पर्सनल लॉज हो रहे हैं, और अपने अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से उनका ये मैरिज हो गया, आपका डाइवोर्स हो गया, ठीक है, ये सारा कुछ इनहेरिटेंस, अडॉप्टेशन एंड सक्सेशन, ये सब कुछ अपने अपने लॉज के हिसाब से, उनके अपने पर्टिकुलर लॉज के हिसाब से वहाँ पर देखा जाता है, उनको फॉलो किया जाता है. मुस्लिम्स के अपने कुछ मैरिज लॉज हैं, डाइवोर्स लॉज हैं, ठीक है. मुस्लिम्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फेमस था कि ट्रिपल तलाक वाला केस आया था, ठीक है. उसमें क्या था कि अगर गवर्नमेंट का कहना था ये बहुत इनजस्टिस ऑन द वुमेन, सुप्रीम कोर्ट का कहना था ये बहुत इनजस्टिस ऑन द वुमेन, कि आप 3 बार तलाक अगर वुमेन को बोल दे रहे हो तो आप तलाक घोषित कर सकते हो. और आप ये भी जानते हो कि आपके मैरिजेस में आप देखोगे कि यहाँ पर पॉलीगैमी अलाउड है, आपके मुस्लिम्स लॉज में पॉलीगैमी अलाउड है. सो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग रिलीजन में अलग अलग लॉज होते हैं, अब वो उस हिसाब से एक्ट करते हैं अपने मैरिज में, डाइवोर्स में, इनहेरिटेंस में, अडॉप्टेशन में, सक्सेशन में. सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है यूसीसी का, किस किस लोगों ने इसे डिमांड किया है. तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देखा गया था कि रूल सिविक मैटर्स lacked uniformity with different communities following personal laws based on religious customs.
Idea of UCC emerged to address the fragmentation and promote a shared civil identity. तो उस समय भी ये मुद्दा उठा था कि नहीं, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाहिए ताकि हम यूनिफॉर्मली घोषित कर सकें. फिर अंडर पोर्टुगीज इन 1961 यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोर्टुगीज नेपोलियन कोड वाज इम्प्लीमेंटेड. सो गोवा में हम देखते हैं कि गोवा में भी पोर्टुगीज के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया था और उनको घोषित किया गया था पोर्टुगीज नेपोलियन कोड के अंडर में. फिर जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी बोला कि अगर हमें प्रोग्रेसिव इंडिया बनाना है तो हमें यूसीसी लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, ये इस तरह के जो सेइंग्स हैं ना स्टूडेंट्स, ये आप अपने पीएसआईआर के आंसर्स में लिख सकते हो. पीएसआईआर जिनका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आपके ऑप्शनल थे, मेरा भी ऑप्शनल वही था. तो उस केस में अगर आपको यूसीसी का टॉपिक आता है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पीएसआईआर के लिए भी, तो वहाँ पर आप जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा, क्या कहा था, ठीक है, हमारे गोवा के टाइम में, पोर्तुगीज के टाइम में किस तरह से रूल्स थे, ये आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसमें लिख सकते हो जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स फेच करेगा बाकी के स्टूडेंट्स से. फिर एक हिंदू कोड बिल एम टू कोडिफाई द मॉडर्नाइज हिंदू पर्सनल लॉज रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन. It was perceived as a step towards UCC by bringing uniformity with the Hindu community. So हिंदू कम्युनिटी जो हमारे यहाँ है वो भी बहुत बाइफर्केटेड है. ठीक है, इंडिया में आप देखोगे डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है, कास्टिज्म भी बहुत ज़्यादा है, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. हर कास्ट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. ठीक है, हर ट्राइबल एरियाज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कम्युनिटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. तो हिंदू के अंदर भी ऐसा नहीं है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड था, तो एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ बिल लेके आए थे हम लोग, जो इज अ स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन हिंदू कोड्स. The Supreme Court judgment in Shah Bano case triggered debates on the necessity of UCC to ensure gender justice and equal rights for women across religious communities. तो शाह बानो के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा अफर्मेटिव स्टैंड लेके बोला कि हमें यूसीसी बहुत जल्दी लाना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि वुमेन किसी भी कम्युनिटी की हो, उनको इक्वल राइट्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमारे लिए हमें इक्वल राइट्स देना चाहिए हमारे वुमेन्स को, अपने इंडियन सोसाइटी के वुमेन्स को. सो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ यूसीसी. कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? अगर आप इस तरह के क्वेश्चन आपके ना प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. प्रीलिम्स में आपको ये पूछा जा सकता है, क्या यूसीसी अभी तक आ गया है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में मेंशन है? हाँ, ये मेंशन है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट में इसको डिस्कशन किया गया, डीपीएसपी में है. तो डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 44 में आप देखोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो पूरे कंट्री में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, ये हमारा डीपीएसपी कहता है आर्टिकल 44 में. ये आपको याद रखना है क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमारा ये पर्टिकुलर लॉ, ये पर्टिकुलर सेइंग जो है, क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन है या कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में कुछ कहा गया है? तो हाँ, यहाँ पे डायरेक्टली कहा गया है आर्टिकल 44 में. फिर आप देखिए वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में भी बहुत बार डिस्कशन हुआ है कि हमें यूसीसी को रखना चाहिए क्योंकि हमारा एक सेक्युलर स्टेट है और हमें जेंडर इक्वालिटी भी मेंटेन करनी है. फिर सेक्युलरिज्म. The Indian Constitution enshrines the principle of secularism, which mandates the separation of religion and state. The UCC is a way to promote secularism by ensuring equal treatment of all citizens irrespective of their religious affiliations. So आपका कोई भी religious affiliation हो, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आप एक सेक्युलर नागरिक हो, ठीक है, आप एक जो गवर्नमेंट के लिए आप सेक्युलर नागरिक, आपका रिलीजन कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी रिलीजन हो आपका, स्टेट को नहीं फर्क पड़ता है. आपके लिए एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आएंगे जिससे आपके मैरिज, डाइवोर्स, आपके इनहेरिटेंस और ये सब सक्सेशंस, ये सब आपका डिसाइड होगा. तो ये हमारा जो डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी हमारा यूसीसी को प्रमोट करता है. इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया डायरेक्ट्स equality before law under Article 14 and prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste and place of birth. ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 14 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. RRCSP की तरह आप इसको याद कर सकते हो, RRCSP. ओके, सो इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देगा ऑन द केस ऑफ RRCSP, दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट,
sex and place of birth. Gender justice. The Constitution also guarantees the right to equality and the right against discrimination based on gender. A UCC is seen as a means to promote gender justice. ऑब्वियसली आप देखोगे जो भी हमारे रिलीजियस लॉज है ना अलग अलग उसमें, तो उसमें आप देखोगे कि वुमेन का बहुत ज़्यादा शोषण होता है, ठीक है, वुमेन के राइट्स कर्व कर लिए जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी बनती है जिसमें वुमेन के राइट्स ही कर्व होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो अगर इस तरह से यूसीसी आएगा, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट आएगा, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा यूनिफॉर्म, तो वो हमें हर रिलीजन की जो वुमेन है उनको इक्वल राइट्स, इक्वल जेंडर पैरिटी पे रखेगा। Different communities including Muslim, Hindu, Jain, Buddhist, Sikhs, Parsis and Jews were governed by their distinct personal laws. In Goa, the Uniform Civil Code is in place, retaining its common family law, the Goa Civil Code, even after the liberation of Portuguese. So Portuguese तो चले गए 1961 में, लेकिन उसके बाद भी गोवा में आपका UCC Uniform Civil Code चल रहा है, जिनको आप कॉमनली फैमिली लॉ के बारे में जानते हैं, जिनको बोला जाता है गोवा सिविल कोड के बारे में, ठीक है। तो गोवा सिविल कोड जो है वही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो एक यूनिफॉर्मिटी लेके आता है गोवा में जितने भी क्राइम्स हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू मैरिज एंड डाइवोर्स, इससे सिविलियंस वाले जो भी राइट्स हैं वो आपके गोवा सिविल कोड में आते हैं। तो वहाँ पर अगर आपको प्रीलिम्स में अगर ये पूछता है कि ऑल ओवर इंडिया में क्या कहीं पर भी यूसीसी फॉलो होता है या कहीं नहीं फॉलो होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूसीसी हमारा फॉलो हो रहा है अभी गोवा सिविल कोड के नाम से, और ये पोर्तुगीज लेके आए थे 1961 में, और वो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का काम कर रहे हैं गोवा में। फॉर इंस्टेंस हम देखेंगे कि हिंदूज के साथ क्या हो रहा है, मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। तो हिंदूज में क्या हो रहा है, गवर्न्ड बाय रिफॉर्म्ड हिंदू पर्सनल लॉज एप्लीकेबल सिंस द एनैक्टमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। तो जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, उसके हिसाब से जितने भी हिंदू लॉज हैं, सिविल लॉज हैं, वो यहाँ पर जज हो रहे हैं आपके, उसी के हिसाब से सारा काम चल रहा है हिंदूज के केस में। और मुस्लिम्स के केस में क्या हो रहा है, गवर्न बाय मुस्लिम पर्सनल लॉज बट मुस्लिम्स मैरिड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1951 आर नो लॉन्गर सब्जेक्टेड मुस्लिम पर्सनल लॉज। सो मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से वो लोगों का अभी डिसीजन, उन लोगों के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। लॉ कमीशन पर्सपेक्टिव। लॉ कमीशन हमें क्या कहता है, लॉ कमीशन कहता है कि नहीं अभी हमें जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। सो द 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेस द क्वेश्चन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड extensive and potential consequences untested in India, and so it concluded that UCC is neither necessary nor desirable at this stage। तो आपकी मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा सटीक और बहुत ही ज़्यादा सही पॉइंट हो जाएगा। अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मेंस पे आंसर लिखने को आता है, आप डायरेक्टली जब प्रोज आप लिखोगे कि सम पीपल आर फॉर इट, सम पीपल आर अगेंस्ट इट, तो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच देना होता है, ठीक है। यू कैन नॉट स्ट्रिक्टली गो फॉर इट कि हाँ यूसीसी अच्छी चीज़ है चलो उसको कर ही देते हैं, कल आ ही जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसके प्रोज और कॉन्स दोनों बताने पड़ेंगे। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो हमारी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, 21st लॉ कमीशन है, वो कह रही है UCC is neither necessary nor desirable at this stage, so it's not that desirable. In response, the government asked 22nd Law Commission of India to examine the UCC code. So government दूसरा जो हमारा लॉ कमीशन है उससे भी पूछना चाहती है कि आपका क्या कहना है इसमें। So the introduction of conclusion is important for your mains. So introduction of Uniform Civil Code in India necessitates a nuanced approach that upholds the principle of multiculturalism and diversity. It is imperative to engage a comprehensive dialogue involving stakeholders such as religious leaders and legal experts, ensuring through a consideration of diverse viewpoints. So हर तरह के व्यू पॉइंट्स आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। जो रिलीजियस लीडर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबके जो आपके रिलीजियस लीडर्स हैं, ठीक है, उनसे आपको बातचीत करनी होगी कि आपके लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, आपके जो अंदर कम्युनिटी के अंदर, रिलीजन के अंदर जो लोग हैं उनका एक्चुअली में सीख क्या है, और उस तरह से स्टेक होल्डर अप्रोच हमें रखनी पड़ेगी, तभी जाके हमें इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने होंगे। क्योंकि क्या होगा, ये सब पब्लिक सेंट्रिक लॉज हैं, लॉज हमेशा पब्लिक सेंट्रिक ही होने चाहिए, तो हमें स्टेक होल्डर से भी इसके बारे में पूछना होगा
कि टाइम टू टाइम बदल रहा है, तो क्या वो भी बदलना चाहेंगे अपने रूल्स को? क्या वो भी चाहेंगे कि ज़्यादा इक्वालिटी मिले अभी वुमेन को? क्या वो भी चाहेंगे कि जो उनकी सो कॉल्ड जो पुरानी धारणाएं थी, क्या उनको वो बदलना चाहते हैं? तो इस तरह की जो डिसीजंस हैं वो स्टेक होल्डर अप्रोच से ली जा सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जुडिशरी में जो पेंडिंग केसेस हैं। तो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है 2018-2019 का, उसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं इंडिया में। सो आप देख रहे हो कि 3 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं और फिर भी हमारी जुडिशरी चल रही है, किसी तरह से चल रही है हमारी जुडिशरी। लेकिन हमें वैसा कंडीशन नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारी जुडिशरी और भी अच्छे से काम करे, ठीक है, और भी अच्छे से एग्जीक्यूट करे। तो क्लियरेंस रेशियो बोला गया है यहाँ पर, remarkably achieving a case clearance ratio of 100%, essentially eliminating case ratio requires an addition of, अगर आपको 100% केस क्लियरेंस रेशियो चाहिए इंडिया में, ठीक है, जो कि अभी नहीं है क्योंकि हमारे पास 3.5 पेंडिंग केसेस हैं, करोड़ पेंडिंग केसेस हैं। तो अगर आपको 100% केस क्लियरिंग रेशियो चाहिए तो अभी आप देखोगे कि ऑलमोस्ट आपको 2250 जजेस, ठीक है, अभी आपको चाहिए लोअर कोर्ट्स में। लोअर कोर्ट्स में ये आप अपने डाटा को साइट कर सकते हो, ये डाटा आपको मेंस में काम कर सकता है। 2250 जजेस इन लोअर कोर्ट्स, 93 इन हाई कोर्ट्स, 90 एंड 1 इन सुप्रीम कोर्ट। अगर आप इतना लेके आ जाते हो तो आपका जो केस क्लियरिंग रेशियो है वो आपका 100% सक्सेसफुल हो सकता है। The World Bank Eagles doing business in 1819 highlights a concerning stagnation in the time taken to decide a case. It's 1445 days. तो एक केस को सॉल्व करने में वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इतना टाइम अभी इंडिया में लग रहा है, ठीक है, 1445 डेज लग जा रहा है, क्योंकि उनके पास अभी एम्पल नंबर ऑफ लोग नहीं, ठीक है, अभी ज्यादा से ज्यादा जजेस चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स चाहिए। Challenges in judicial system, the government emerges as the most significant litigant in the legal system. So क्या होता है, most of the cases क्या होती है ना, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है। गवर्नमेंट तो एक पार्टी रहती है, ठीक है, मान लीजिए आपकी दो पार्टी है, उसमें से गवर्नमेंट एक पार्टी, या तो गवर्नमेंट किसी को स्यू करी है, गवर्नमेंट किसी से स्यू हो रही है, तो इस तरह का लिटिगेशंस में गवर्नमेंट रहती है। Inadequately formatted contributes to disputed tax revenue. So disputed tax revenue के cases बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। Investment is hindered as approximately 50,000 crore remains staggered in stalled project consequences of court issues. So आप देख रहे हो 50,000 करोड़ अभी हमारा फंसा हुआ है गवर्नमेंट का और जो हमारे प्रोजेक्ट्स के, क्योंकि ये आपके कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं। 50,000 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। अगर 50,000 करोड़ को हम इकोनॉमी में यूज़ करेंगे तो हमारी इकोनॉमी, जो हमारा फ्यूचर प्लानिंग है कि हमें 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, ठीक है, थर्ड हाईएस्ट इकोनॉमी बननी ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम सून बन जाएंगे। बजटरी कंस्टेंट्स आप देखोगे अभी हमारे जीडीपी का सिर्फ 0.08% या 0.09% ही जुडिशरी पे अलोकेट हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा मिनिमम है, ठीक है। जो बाकी के जो कंट्रीज हैं, ठीक है, अदर नेशंस ओनली जापान, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड लेस बजट टू द जुडिशरी एंड दे आर नॉट कन्फ्रंट द इश्यूज ऑफ केस ब्लॉकेज एज इंडिया डज। सो बाकी के जो कंट्रीज हैं जैसे आपका जापान, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी बहुत कम पैसे वो लगा रहे हैं, बट उनके यहाँ इतने ब्लॉकेजेस नहीं है केसेस के। इंडिया में आपके 3.5 करोड़ केसेस का आपके पास ब्लॉकेज है, आपका बैकलॉग है, बट ये सारी कंट्रीज में नहीं है, तो उनको इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट हमें जरूरत है इन्वेस्टमेंट करने की, जो कि हम सिर्फ अभी 0.8% और 0.9% ऑफ द जीडीपी अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। To enhance judicial productivity, the Economic Survey has recommended increase the number of working days, establish high courts and tribunal services to address administrative aspects, implementing technology such as e-court mission mode project. So e-court लेके आई है गवर्नमेंट, वो हमने उसके बारे में पढ़ा था, बट उसको मिशन मोड पे चलाना है, ठीक है, मिशन मोड पे वो चलना चाहिए। इम्प्रूविंग केस एंड कोर्ट मैनेजमेंट, अब हमें केस और कोर्ट मैनेजमेंट को कैसे इम्प्रूव करना है। Streamlining service of notice through national service and tracking electronic process, embracing computerization and automation, virtual court in Delhi and जैसे virtual court दिल्ली में स्टार्ट हुआ है वैसे ही चीज़ें और भी ज़्यादा हमें एनहांस करनी चाहिए। Introducing professional court manager as recommended in 13 Finance Commission, एक प्रोफेशनल कोर्ट मैनेजर्स भी होने चाहिए जो प्रोफेशनली देख सके कि कितने सारे पेंडिंग है केसेस के और किस तरह से और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है हमारा जुडिशियल सिस्टम।
वो 13 फाइनेंस कमीशन में इसकी रिकमेंडेशन मिली थी, वो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। Establishing special courts, setting up tribunal fast track courts. So fast track courts के बारे में हम अपने सोसाइटी के सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं कि जो भी ये पेंडेंसी ऑफ कोर्ट केसेस है उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। स्पेशल कोर्ट्स फॉर हैंडलिंग क्रूशियल केसेस, तो स्पेशल कोर्ट्स बनाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाइए, ट्रिब्यूनल्स बनाइए, ज़्यादा नंबर पे बनाइए। लेवरेजिंग ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट एरिया, सो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है जिसमें आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो जाती है, उस तरह से ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, ये सब भी ज़्यादा से ज़्यादा ओपन और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। What does the conclusion says? There should be wide introspection through extension, discussion, debates and consultation to identify the root cause of delay in our judiciary delivery system. The government rules, orders and regulations should be thorough and comprehensive after wide consultation of stakeholders. यहाँ भी हमें बोला जा रहा है कि आप stakeholders से पूछिए कि क्या दिक्कत आ रही है, क्यों डिले ऑफ केसेस हो रहे हैं हमारे यहाँ इतना ज़्यादा। The recent passage of Supreme Court number of judges amendment 29 has increased the number of judges from 31 to 34. ये आपकी पॉलिटी की बुक में भी लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा कि 2019 में जो नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल आया था उसमें 31 से 34 हो गया था, बट स्टिल हमें और भी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी बढ़ाना है। और आपने देखा लोअर कोर्ट में तो हमें 2000 समथिंग जजेस चाहिए, हाई कोर्ट्स में भी चाहिए हमें 100 के लगभग कुछ। तो ये इस तरह से हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है और भी ज़्यादा स्पीड अप हो गई। Speedy justice is not only a fundamental right but also a prerequisite of maintaining rule of law, delivering good governance. Judicial reforms that take seriously explanation and expected can see the light of day and improve India's standing in the report of World Bank and other institution organization in judicial processes. So judicial progress में जो World Bank हमें rating देती है उसे अगर हमें सुधारना है और अगर actually में हमें day to day rule of law इंडिया में लेके आना है, good governance लेके आना है, तो हमारी जुडिशरी को तो बहुत ही ज़्यादा अप टू मार्क होना पड़ेगा और ये बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ईडी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। इस टॉपिक में आज हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में। आप क्या करोगे, आप 1 या 2 पेज का एक A4 शीट लो, उसमें आप दोनों साइड एक नोट्स बना लो और इसको आप अपने मेंस के फोल्डर में डाल दो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं ईडी के बारे में। So the Enforcement Directorate is a versatile organization talks to investigating offences related to money laundering. So money laundering की जो cases होते हैं इंडिया में उससे डील करने के लिए हम Enforcement Directorate लेके आए हैं। And breaches of foreign exchange laws. So foreign countries के साथ जो हमारा जो हम मनी एक्सचेंज करते हैं, जो हमारा एक्सचेंज रेट है, जो हम FDI लेके आते हैं कंट्री में, उसमें भी अगर कुछ घपला होता है या बहुत सारे हमारे इंडियन सिटीजन्स ना वो हमारे अपने पैसे बाहर के अकाउंट्स में सेव करते हैं, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो ब्लैक मनी सेव करते हैं बाहर के अकाउंट्स में, ठीक है, जिसमें हवाला केस में जो आपके ये केसेस में ब्लैक मनी केसेस में आपके ये आए थे ना, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का नाम आया था। तो ये उस तरह के केसेस हैं जिसमें क्या होता है, ये लोग अपने पैसे जो ब्लैक मनी है वो फॉरेन में जाके सेव करते हैं ताकि टैक्स रिडम्पशन मिल सके, इनको टैक्स इनको ना देना पड़े उतना अपने पैसों पे। इट ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ईडी अंदर किसके है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विद इन द फाइनेंस मिनिस्टर। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आपका डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी आता है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार एज अ फैक्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको प्रीलिम्स में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ईडी का जो नर्चरिंग है वो कहाँ से शुरू हुई है। The root of the Enforcement Directorate can be traced back to Utna, and the enforcement unit was established within the Department of Economic Affairs to address violation of exchange control laws under the Foreign Exchange Regulation Act 1947. फिर in 1957 में हम देखेंगे this unit underwent a name change to Enforcement Directorate. So पहले हमारा ये नाम नहीं था Enforcement Directorate का, तो 1957 में we have seen Enforcement Directorate का नाम आया है और 1960 में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल शिफ्टेड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सो पहले इनका डिपार्टमेंट भी इकोनॉमिक अफेयर्स था। सो आपको क्वेश्चंस में ये मिसमैच करके दिया जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में मिसमैच करके दिया जा सकता है कि जो हमारा ईडी है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर है, बट अभी हमारा जो ईडी है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर है,
1960 में इसका चेंज आया। A legislative change occurred in FERA 1947 replaced FERA 1973. So इस तरह की चेंजेस हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। So what is the structure of ED? Structure of ED is again very important for you. So hierarchy हम देखेंगे, the Directorate of Enforcement with its headquarter in New Delhi. So ED का headquarter New Delhi में है and it has 5 regional offices. 5 regional offices कहाँ पर है? आपके मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली, headed by Special Directorate of Enforcement. The Directorate had 10 zonal offices also, and each is headed by Deputy Director, 11 Sub-Divisional Zone Officers. Recruitment कैसा होता है इनका? आप ये देखोगे कि they are directly recruited by drawing officers from the investigation agencies. तो मेजरली जो ईडी में होता है ना, वो आपके IRS ऑफिसर्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, IPS ऑफिसर्स होते हैं, एक्साइज कस्टम ऑफिसर्स, ये सारे ऑफिसर्स आपके मेजरली रिक्रूट होते हैं आपके ईडी में। सो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, कल को जब आप यूपीएससी क्रैक करते हो, आप आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, आईआरएस बनते हो, अगर आप एक्साइज ऑफिस में हो, कस्टम्स में हो, इंडियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ईडी में सेलेक्ट हो सकते हो। टेन्योर. In November 21, the President of India promulgated 2 ordinances allowing the Center to extend the tenure of the Director of CBI and the Enforcement Director up to 5 years. So 2019 में ये लेके आए थे हमारे प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला था कि अब जो CBI हो गया और जो हमारा Enforcement Directorate हो गया, ये दोनों का जो कार्यकाल है जो हम बढ़ा देंगे, 5 साल कर देंगे, ठीक है। अब वो 5 साल तक ऑफिस में रह सकते हैं। 2021 का अमेंडमेंट क्या करता है? It requires high level committee to recommend the officers for service extension. So एक high level committee बनेगी, वही बताएगी कि ये जो हमारे officers हैं उनकी सर्विस एक्सटेंड हो कर सकती है कि नहीं। एक्चुअली ये क्यों ला गया स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या है ना, जो CBI है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इस आर्टिकल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन्हें फ्रीडम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलना चाहिए, इनको अपना फ्रीडम मिलना चाहिए, इनको गवर्नमेंट नहीं डिक्टेट करनी चाहिए कि हाँ चलो हम आपको आपका टेन्योर बढ़ा देंगे, हम आपको ये फ़ायदा दे देंगे, तो आप हमारे हिसाब से काम करो और आप ऑपोजिशन के हित में ना काम करो, हमारे हित में काम करो और अगेंस्ट द ऑपोजिशन काम करो। तो इस तरह के इश्यूज काफ़ी आए थे, जिसको कैटर करने के लिए अभी हाई लेवल कमेटी लेके आए हैं 2021 में, और इस अमेंडमेंट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। द 5-member panel composed of CVC Vigilance Commission recommend that ED director was worthy of extension in service. So उस समय में तो बात हो गई थी कि हाँ वो वर्दी है, उनको आप एक्सटेंड करवा सकते हो। What are the legal responsibilities of ED? So अब लीगली क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को? Statutory function that involves the enforcement of following laws: कॉफी पोसा, conservation of foreign exchange and prevention of smuggling activities in 1974. सो कॉफी पोसा जो आपका लॉ है उनको गवर्न करेंगे ये। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सो फॉरेन से हम लोग जो भी एक्सचेंज होते हैं, आपके चीज़ें, आपकी करेंसी एक्सचेंज होती है, आप उनके मार्केट में हम पैसा सेव करते हैं, हमारे मार्केट में वो पैसे सेव करते हैं, हमारे स्टॉक्स में वो पैसा लगाते हैं, हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो पैसा लगाते हैं, ये सब वो ईडी देखेंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, PMLA एक्ट, फिर फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ये भी वो देखेंगे। तो ये सारा काम उनके अंडर आता है। फिर हम देखेंगे हाउ ईडी फंक्शन अंडर PMLA इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पावर्स। तो हम देखेंगे एक्चुअली में जो हमारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उनके पावर्स क्या है। ईडी इमर्जेस इन सर्च एंड सीजर्स एक्टिविटी, वो सर्च करेंगे और वो साइज कर लेंगे प्रॉपर्टी को। अगर उनको दिखा कि आपका काला धन है, ठीक है, आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, आप वो जो भी कर रहे हो आप लॉ के अधीन कर रहे हो, तो आपकी तुरंत से प्रॉपर्टी साइज कर ली जाएगी। Following this, authority assesses the necessity of arrest as per, arrest भी हो जाएगा, वो arrest भी कर सकते हैं। If only property is that without in arrest, a prosecution complaint along with the attachment order must be submitted to the adjudicating authority within 60 days. अब expansion of ED authority under PMLA. So PMLA के अंदर कुछ authority इनकी बढ़ा दी गई है, वो हम देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। The schedule of offence under PMLA had broadcasted from 6 to 30. ED is now empowered to investigate a spectrum of crimes encompassing terrorism, wildlife hunting, copyright infringement. तो उनको आप देख रहे हो कि इनका जो डोमेन है इनको इंक्रीज किया जा रहा है
कि आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को भी देखो, वाइल्ड लाइफ हंटिंग को भी देखो, स्पेक्ट्रम ऑफ क्राइम्स आपको बढ़ा दिया गया है, टेररिज्म के केसेस को भी आप ले सकते हो। तो पहले सिर्फ जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ये देखते थे, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के केसेस देखते थे, इनके स्पेक्ट्रम को बढ़ा दिया गया है। In 2019, amendment extended the ED's power to attach properties acquired through criminal activities. So जो भी प्रॉपर्टी लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू गेन की है, वहां पर भी ईडी की नजर पड़ेगी तो वो उसे प्रॉपर्टी को साइज कर सकती है। So comparison of ED, CBI, NIA powers. So PLMA grants ED the authority to take cognizance of offence across the country without the consent of the state government. तो आप देख रहे हो यहाँ पर कितना ज्यादा पावर ईडी को मिल रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन नहीं लेगा और वो डायरेक्ट जाके वहां पर छापामारी कर सकता है और वहां पर जो भी ऑफेंडर है उनको डायरेक्ट वो अरेस्ट कर सकता है या उनकी प्रॉपर्टी को साइज कर सकता है। allowing it to register money laundering cases based on FIR filed by state police. This stands in contrast with CBI, which requires state government consent. So आप देख रहे हो CBI अगर हो गया आपका या CBC हो गया, दोनों को स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए कि सर मैम मुझे यहाँ पर रेड मारनी है, मुझे ये कंप्लेन आई है, मुझे रेड मारनी है, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे when you are in CBI or when you are in CBC. But if you are in enforcement directorate, you have bigger powers, students. Okay, in that case, you don't have to ask from the state government consent. While National Investigation Agency has the power to take suo motu of offence nationwide, its schedule of offence is limited compared to PLI. So हमारा National Investigation has the power to take suo motu cases, but still इनके जो powers हैं वो ED से कम ही कहे जाएंगे. What about ED's jurisdiction? Both FEMA and PMLA apply to the whole of India. So ED can take action against any person on which this act applies. So पूरे इंडिया में आपका FEMA और PLMA एक्ट जो है वो अप्लाई होता है, तो ऑल ओवर इंडिया ही ED अपने पावर्स दिखा सकती है और लोगों को प्रॉपर्टीज को साइज कर सकती है. The agency has jurisdiction over a person or any other legal entity who commits crime. All the public servants comes under the jurisdiction of this agency if they are involved in any offence. So कल को आप IAS ऑफिसर बनते हो और आप भी अगर काला धन के व्यापार में पकड़े जाते हो तो आपको भी ईडी लेके जा सकती है. बट ऐसा करना ही क्यों है? ठीक है, ऐसा हमें करना ही नहीं है. The ED will investigate the matter and may attach the property of an accused person and also make an arrest and start proceeding with the violation of the provision of FEMA and PLA. The matter will be resolved by way of adjudication by court. So आप देखेंगे why is ED being criticized lately? अभी आजकल ED बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं. एक तो उनका जो टेन्योर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, तो उनको ये भी बोला जा रहा है कि वो गवर्नमेंट के इशारों पे नाच रहे हैं. ठीक है, which is not true exactly. It is a very independent body, but still when it comes to opposition students, opposition has 1,000 words to say and they have the right to say. ठीक है, और क्या पता इस तरह की चीजें हो भी रही होंगी क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी में है और मेजॉरिटी गवर्नमेंट अपने पावर्स को कभी कभी फ्लेक्स करती है, दूसरों के आर्म्स को फ्लेक्स करने के लिए अपने पावर का मिसयूज करती है गवर्नमेंट. तो देखते हैं कि एक्चुअली ईडी को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है. The Supreme Court is examining allegation of rampant misuse of PMLA by the government and Enforcement Directorate being used for ordinary crimes. PMLA is pulled out into the investigation of even ordinary crimes. अब ordinary crimes के लिए क्यों आप घसीट रहे हो उनको, PMLA को? ठीक है, PMLA सिर्फ और सिर्फ आपके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, टेररिज्म, ह्यूज क्राइम्स, आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये सब के केसेस में आपको यूज करना है, बट ऑर्डिनरी क्राइम्स में भी इनका मिसयूज हुआ जा रहा है. Was comprehensive penal status to counter the threats of money laundering, especially stemming from crack and narcotics. Currently, offences in the schedule of the acts are extremely overboard, and several cases have absolutely no relation to either narcotics or organized crime. तो ऐसा देखा जा रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम और नार्कोटिक्स में नहीं यूज करके इनको टोटली डिफरेंट सेट ऑफ क्राइम्स में यूज किया जा रहा है. Lack of transparency and clarity. The ED information report, an equivalent of the FIR, is considered as an internal document and not given to the accused. The ED treats itself as an exception of the principle of practice of criminal procedural law and chooses register as on its own whims and fantasies on its own file. तो आप इस तरह के जो FIR यहाँ पर जो भी फाइल हो रही है उनको आप accused को नहीं दिखा सकते हो
यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सिक्रेसी मेंटेन करनी है, बट सिक्रेसी क्यों मेंटेन करनी है? आप ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हो, आप क्लियर भी हो सकते हो, जो कि यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। There is a lack of clarity among ED selection on case of investigation. अब हर तरह के केस में किस तरह के ED को सिलेक्ट किया जा रहा है, उनको ही क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है, ये भी बहुत ब्लर है अभी तक। सो recent controversies आप खुद से पढ़ लेना, दिस इज मेंस पर्सपेक्टिव, और मेंस में भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो रिफॉर्म्स क्या लाएंगे? प्रपोज रिफॉर्म्स फॉर द ED। रिफॉर्म्स क्या ला सकते हैं हम? While the law has bestowed forbidden powers on the ED to handle accused individual, there is legitimate concerns about potential political misuse. So political misuse से हमें ED को बचाना होगा। The consensus between the educating authority and the ED office is essential to ensure adherence of constitutionality provision. So constitution के provision से हमें चलना है, ना कि किसी भी government के majority powers से। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे हमारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल। सो हमने डिस्कस किया था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके बहुत सारे स्टेट्स को केटर कर रही है, उस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटीज अब बनाए जा रहे हैं, उसके अमेंडमेंट बिल के बारे में बात होगी। द लोकसभा हैव अप्रूव्ड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल एमिंग टू मेक अमेंडमेंट्स टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 2002। तो 2002 में ही आपको ये एक्ट आ चुका था, उसमें हम लेके आएंगे। So cooperative societies in India, what are they? आपने पॉलिटी के बुक में तो पढ़ा ही होगा, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। Cooperatives are organizations that operates on voluntary, democratic and autonomous basis with members actively involved in formulating policies and making decisions. Following independence, the initiative 5-year plan highlighted the significance of incorporating cooperatives to address diverse of community development. सो हमारा जो आर्टिकल 2043B है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, वो हमें डायरेक्टली बोलता है कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी होगी, हमारी गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेशन में हेल्प करना चाहिए। सो आर्टिकल 43B है आपका, जो कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करता है। Introduced by 97th Amendment of 2011, states are mandated to voluntary establishment, autonomous operation and democratic oversights एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की। अगेन आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे DPSP में लिखे हुए हैं कि उनका वॉलंटरी एस्टैब्लिशमेंट, उनका ऑटोनोमस ऑपरेशंस, डेमोक्रेटिक ओवरसाइट्स एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट हमें इनकरेज करना होगा, स्टेट को इनकरेज करना होगा। ये सब आर्टिकल 43B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट। DPSP What are multi-state cooperative societies? तो actually ये concept है क्या? These are societies that have operations in more than one state. Obviously, what the name says, it's directly implicating that only कि आपका एक आपका cooperative society है, वो multiple states के साथ operation में रहेगा, ठीक है? State 1, State 2, State 3, State 4. There are societies that have operations in more than one state. For example, a farmer producer organization FPO which procures grain from farmers from multiple states. So मान लीजिए मैं एक फार्मर हूँ, ठीक है? सो मैं हूँ आपके स्टेट ऑफ बिहार से, ओके? मैं वैसे भी मैं झारखंड से हूँ, बट मेरा नेटिव तो बिहार में ही है। सो वहाँ पर अगर मैं वहाँ पर वीट प्रोक्योर करती हूँ, मेरा FPO है, ठीक है? मैं करती हूँ, तो मैं अगल बगल, मैं बिहार से कर रही हूँ, मैं झारखंड से कर रही हूँ, ठीक है, मैं यूपी से कर रही हूँ, तो अलग अलग स्टेट से मैंने ग्रेन प्रोक्योर किया है। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड अ कोऑपरेटिव। आई एम हैंडलिंग अ कोऑपरेटिव व्हिच इज डीलिंग विद डिफरेंट स्टेट्स। इज दिस एज सिंपल एज दैट, एज द नेम सेज? So the Multi-State Cooperative Society Act 2000 provides for the formation and functioning of multi-state cooperatives. ठीक है, जो हमारा एक एक्ट बना है 2002 में, वो कहता है कि हमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स भी बनाने चाहिए। According to the Supreme Court, in Part 9B, the Cooperative Society, also entered in 97th Amendment, will only be applicable to multi-state cooperative as states have the jurisdiction to legislate over state cooperative society. So इसके shortcomings क्या है, हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। Inadequacy in governance. So governance में हम देख रहे हैं कि इनको बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली प्रमोट नहीं किया जा रहा है। See, politicization of excess role of government, inability to ensure active membership, lack of efforts of capital formation,
inability to attract and retain competent professions. There has been cases where election to do cooperative boards have been postponed indefinitely. तो आपका ये देख रहे हो रेड टेपिज्म आ रहा है, पॉलिटिकल मसल पावर आ रहा है, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहे हैं कोऑपरेटिव्स के, गवर्नेंस इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पर. तो ये आपके मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ डाउनिंग पॉइंट्स हैं जो आपको डायरेक्टली आप इस तरह के टॉपिक्स में लिख सकते हो. ठीक है. की प्रोविजंस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल. सो अभी जो बिल आया है, अमेंडमेंट बिल आया 2023 का, इसका क्या कहना है? इलेक्शन ऑफ बोर्ड मेंबर्स. सो जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी इलेक्शंस होनी चाहिए. The existing practice under the Act involves the Board of Multi-State Cooperative Society conducting elections. The bill introduces modifications Cooperative Election Authority. This authority comprises a chairman, vice chairperson, and up to 3 members appointed by the central government based on the recommendation of selection committee. So देखिए, एक selection committee फॉर्म होगी और सेंटर का क्या काम होगा ना कि एक सेंटर एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन, उसके अलावा 3 मेंबर्स को नियुक्त करेगी और ये सिलेक्शन कमेटी के बोलने पर ही नियुक्त करेगी. तो यहाँ पर क्या होगा, आपका अगर सिलेक्शन होगा बोर्ड मेंबर्स का तो ये आप ज़्यादा अकाउंटेबल मेंबर्स रहेंगे और ज़्यादा रिलायबल मेंबर्स रहेंगे एज कम्पेयर टू जो पहले होता था. अमेलगमेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. While the Act allows the amalgamation क्या होता है, सबको मिक्स कर देना, उनको एकजुट करके एक साथ लेके आना. Division of multi-state cooperative society through a general meeting resolution with at least 2/3 of the members present and voting. The bill permits state cooperative society to merge into existing multi-state cooperative society subject to applicable of state. So आपको 2/3 ऑफ द मेंबर्स रहने चाहिए, उनका वोट होना चाहिए, फिर ही जाके इस तरह की सोसाइटीज को और भी ज़्यादा मल्टी स्टेट सोसाइटी बनाया जाएगा. Funds for ailing cooperative society. The bill introduces cooperative rehabilitation, reconstruction and development fund. तो ये जो अमेंडमेंट है वो एक फंड लेके आए हैं जिनका नाम है cooperative rehabilitation, reconstruction and development fund. This fund will be financed by multi-state cooperative societies. Restriction and redemption of government shareholding. So government की shareholding इसमें कितनी ज़्यादा रहेगी? That allows the redemption of shares held in multi-state cooperative society by certain government authorities. The bill amends its provisions stipulating the share held by the central and state cannot be redeemed without their prior approval. So अगर उनसे पूछा नहीं जाएगा तो उनको redeem नहीं किया जाएगा उनके shares को. Redressal of complaints. Under the bill, the central government will appoint one or more cooperative ombudsmen with specific territorial jurisdiction. कि आपको कुछ तरह का complaint है तो उसके लिए भी एक mechanism लेके आए हैं. ठीक है, आपको रेडिशल जो आपके जो कंप्लेंट्स हैं उसको रजिस्टर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑम्बुड्समैन डायरेक्टर लेके आएगी और वो ऑम्बुड्समैन डायरेक्टर आपके कंप्लेंट रजिस्टर करेगा और उसको केटर करेगा. सिग्निफिकेंस ऑफ द बिल. इट विल स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव्स बाय मेकिंग देम ट्रांसपेरेंट एंड इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम ऑफ रेगुलर इलेक्शंस. सो अगर इलेक्शंस आ जाता है तो सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो जाता है. फिर वहाँ पर आपका मसल पावर काम नहीं आता, जिसकी भैंस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिनेरियो यहाँ से तो हट ही जाने वाला है. ठीक है, कि जो भी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं वही हैंडल कर रहे हैं कोऑपरेटिव्स को, वही पैसा कमा रहे हैं, वही बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं रहेगा. उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा हमारे ये सिस्टम और रेगुलर इलेक्शंस होंगे. द बिल सीक्स टू अलाइन इट्स प्रोविजन विद दोज प्रोवाइडेड अंडर 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बोलता है कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की गवर्नेंस और उसका मेंटेनेंस मैनेज करना चाहिए. अब कुछ कंसर्न्स भी हैं स्टूडेंट्स. कंसर्न्स तो होते ही हैं अगर हम कुछ लॉ लेके आते हैं, रूल्स रेगुलेशंस लेके आते हैं, उसमें कुछ कंसर्न्स रहते हैं. effectively impose a cost on well functioning society. Sikh multi-state cooperative society will be revived by a fund that will be financed through construction by a profitable multi-state cooperative society. ठीक है, against the cooperative principles of autonomy and independence, giving the government the power to restrict redemption of its shareholding. तो क्या होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी जो पावर है वो भी हम कर्व कर रहे हैं, उनको भी बोल रहे हैं कि आपका जो शेयर होल्डिंग है आपको कम कीजिए और धीरे धीरे उसकी भी आप अकाउंटेबिलिटी दीजिए. नेक्स्ट जो हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो सिनेमाटोग्राफी बिल पढ़ने वाले हैं और 2020 ये आर्टिकल हम ऑलरेडी पढ़ लिया है, आज हम रिवाइज करेंगे इसे. द सिनेमाटोग्राफी बिल 2023 एम्ड एट combating film piracy and altering the certification process. जो फिल्म पायरेसी बहुत ज़्यादा हम देखने को मिल रहा है हमें, आप देखोगे कि नए नए मूवीज़ आ रहे हैं मार्केट में और उनका पायरेटेड वर्जन हमें मिल जा रहा है.
ठीक है। इससे क्या हो रहा है, जो प्रोड्यूसर हैं, जो एक्टर्स हैं, उनको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने 200 करोड़ लगाया, उनका मूवी पायरेटेड वर्जन आ गया मार्केट में, तो लोग जाके हॉल्स में नहीं देखेंगे, सिनेमा हॉल्स में नहीं देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है उनको। बैकग्राउंड क्या है? The Cinematography Amendment Bill 2019 was present in the Rajya Sabha, primarily addressing film piracy. It underwent examination by the Standing Committee. Subsequent version came in 2021. So आप देखोगे 2019 में भी amend हुआ है, 2021 में भी हुआ है, अब 2023 में भी amend हो रहा है। तो 2023 में ऐसा क्या खास आए हैं, हम देखते हैं। Proposed by the Ministry of Information and Broadcasting, the bill aims to amend the cinematography of 1952. तो 1952 से ये एक्ट आ रहा है हमारा। The original act grants the Central Board of Certification the authority to mandate edits of film proof for screening. Why does the Cinematograph Act needs amendment? तो क्यों हमें amendment लेके आना है? To harmonize with law with various executive orders, Supreme Courts and other legislation like Copyright Act, IT Act. सो अभी गवर्नमेंट अभी ना सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिव हो गई है इस तरह के केसेस में। आप पद्मावती मूवी के केस में भी देखोगे कि लोगों का बहुत ज़्यादा एंगर निकल रहा है इस तरह के, उनको रिलीजियस इश्यूज दिखते हैं तो उस तरह के सेंसर हो जाते हैं मूवीज में बहुत सारी सीन्स। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देती है, कॉपीराइट एक्ट अपना जजमेंट देता है, आईटी एक्ट देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो आपका अमेंडमेंट है वो उसके साथ फंक्शनल हो जाएगा और वो सबको केटर कर सकता है। It improves the process of licensing film to public exhibition. It expands the scope of categorization of certification. तो जो सर्टिफिकेशन भी अभी मिल रहा है उसका कैटेगराइजेशन के स्कोप को भी ये बढ़ाता है और ये बोलता है कि जो भी कैटेगराइजेशन था, सर्टिफिकेट जैसे भी मिल रहे थे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रांसपेरेंट करो। To curb the finance of piracy, there was huge demand from film industry to address the issues of unauthorized recording and exhibition of film, which is causing them huge loss of 20,000 करोड़ एनुअली। तो पायरेसी के किस कारण क्या हो रहा है? पायरेसी के कारण पूरी जो हमारी मूवी इंडस्ट्री है 20,000 करोड़ एनुअली लॉस करती है। तो एक ईयर में आपका इतना सारा पैसा लॉस हो रहा है, ये बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, मूवी इंडस्ट्री को 20,000 करोड़ का लॉस मिल रहा है ड्यू टू पायरेसी। तो इस बिल के आने से क्या सिग्निफिकेंस होगा हमें? इट मेक सर्टिफिकेशन प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड कर्बिंग द मेनांस ऑफ फिल्म पायरेसी। तो जो पायरेसी है उनके केस में और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज आने वाले हैं और हमारे जो मूवी इंडस्ट्री उनको एक अच्छा जॉब क्रिएशन का भी बूस्ट मिलेगा। ओटीटी, जो हमारा कंसर्न क्या है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ द बिल। सो ओटीटी प्लेटफॉर्म को कवर नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल में ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आपके अमेजन हो गए, नेटफ्लिक्स हो गए, डिज्नी हॉटस्टार हो गए, ये हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको इनके पर्व्यू से बाहर किया गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो भी चीज़ें सेंसर हुई है वो यहाँ पर शो कर दी जाएंगी, तो फिर क्या होगा? तो वो हमारा देखना होगा कि इनको ओटीटी को भी हमें इसके अंदर लाना चाहिए। एज अप्रोप्रिएट कैटेगरीज आर सेल्फ रेगुलेटरी, इट प्लेसेस ओनस ऑन द पेरेंट्स एंड गार्डियंस। सो एज अप्रोप्रिएट कैटेगराइजेशन जो है, जो पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि उनके बच्चे सो एंड सो चीज़ें ना देखें, तो ये भी हमें पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट करता है। ये कहीं से भी इस एक्ट में नहीं आया है, इस बिल में नहीं आया है कि हम पहले से ही उसे एज कंसीडर्ड करके देंगे कि हाँ ये 18+ से ऊपर लोगों को देखना चाहिए, 18 से बिलो लोगों को देना चाहिए, ये एडोलसेंट्स को देखना चाहिए, ये चिल्ड्रन को देखना चाहिए। वो एज कैटेगराइजेशन भी यहाँ नहीं किया गया है। सो ये हम कंप्लीट करते हैं हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का करंट अफेयर्स जून से लेकर दिसंबर तक का। हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के भी कुछ हमने देखे, आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट है। सो आप एक शॉर्ट नोट्स उस पर बना लेना और ताकि आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आपको फ़ायदा हो सके। सो टेक केयर एंड स्टडी वेल।